मैं हूं सिकंदर जावेद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और आप हमारा चैनल देख रहे हैं लीगल एडिशन, जिस पे हम कानूनी मालूमात इंतहाई आसान लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करते हैं। आपसे गुजारिश कि आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो आप इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ये लेक्चर्स जो हैं वो इस जज्बे के तहत करता हूं कि एक तो 45 साल की वकालत में जो तजर्बा सीखा, जो इल्म सीखा, जो प्रैक्टिकल बातें सीखी, अपने नए आने वाले वकला साहबान को वो बातें बता सकूं, क्योंकि ये फ़न है, ये स्किल्स हैं, बहुत सारी अमली बातें हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलती। तो आपसे इस नाते से मैं एक बात का तो आपसे तवक्को रखूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को से शेयर करवाएं ताकि इसके व्यूज़ बढ़ें। व्यूज़ बढ़ने से तो एक वो मोनेटाइज का तो फ़ायदा होता ही होता है, लेकिन मुझे उससे गर्ज नहीं है। अल्लाह ने वकालत मेरी अच्छी चलाई है, मेरा मेन प्रोफेशन वकालत है, लेकिन व्यूज़ बढ़ने से एक ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, जो एक यूट्यूब का लॉगरिदम है कि जो वीडियोस के व्यूज़ ज़्यादा हों तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचती हैं जो लोग उस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं। तो आपसे मैं ये मोहब्बत के नाते, इस लेक्चर्स के नाते आपसे ये तवक्को रखूँगा कि आप दोस्तों को भी शेयर करें और उनको, ताकि इसके व्यूज़ बढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँच सकें। ये तो हो गई मेरी तरफ से, मैंने 1 मिनट आपका कीमती लिया। अब हम आते हैं लेक्चर की तरफ। हमने साबका लेक्चर में ये बात बताई थी कि अगर ज़मानत हो जाए तो जेल से रिहाई किस तरह होती है, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। हाई कोर्ट से ज़मानत हो तो क्या प्रोसीजर है, जेल से अपना सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत हो तो क्या। उस बात में तो जब दोस्तों से डिस्कशन हुई, लोगों ने वो देखा, तो दोस्तों ने, कई बच्चों ने सवालात किए, तो उसमें जो 2 बातें रह गई थी वो मैं आपको क्लियर करके फिर हम नए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि अगर केस से बरियत हो जाए तो फिर जेल से रिहाई कैसे होगी। 2 ही सूरतों में है ना, जब आप जमानत पे रिहा हुए हैं तो आपकी जेल से रिहाई होगी, या आप केस से बरी हो गए हैं तो फिर आपकी जेल से रिहाई होगी, या तीसरी सूरत होता है कि आपने अपनी सजा पूरी कर ली है तो फिर जेल से रिहाई होगी। तो जो जमानत की सूरत में मैंने आपको बताया था, तो उसमें जब आप मुचलके जमानतनामे जब आप दाखिल करते हैं तो वो फॉर्म जो होते हैं वो आप वकील भरते हैं या वकील के मुंशी। अगर मुंशी भी भरे तो बड़े एहतियात से, उसमें मुकदमा नंबर सही होना चाहिए, किसी जुर्म रह ना जाए, कोई जुर्म जितने भी, क्योंकि पुलिस जब जेल भेजती है तो वो जुडिशियल रिमांड जेल वालों को देती है, तो उस जुडिशियल रिमांड पे जो दफात लिखी गई, अगर वो पूरी दफात रोककार में नहीं होंगी तो वो बंदा रिलीज नहीं करेंगे। अगर उस जेल जो रिमांड गया है, अगर उसके मुताबिक कवाइफ, उसका नाम, वल्दियत, कौम, सकना अगर दुरुस्त नहीं होगा तो तब भी वो जेल से रिहा नहीं करेंगे। अब क्या होना चाहिए कि जब आप दरखास्त जमानत दायर करें तो आप जुडिशियल रिमांड के मुताबिक उसके कवाइफ लिखें, मुकदमा नंबर, जराइम जो है दफात हैं वो भी उसके मुताबिक, और जो मुलजिम के कवाइफ हैं वो भी आप दरखास्त जमानत पे उसके मुताबिक लिखें। आखिर में आ जाता है कि हाल मुकैयद फलां जेल, लेकिन उसका जो कौमियत है, उसका जो नाम, वल्दियत, कौमियत, एड्रेस जो जुडिशियल रिमांड पे लिखा है उसके मुताबिक आप करेंगे। तो ये तो हो गई हमारे पिछले लेक्चर से एक जो है वो वजाहत। तो कहने का मतलब है कि जो रोक, जब आप मुचलके दाखिल करते हैं तो रोककार भी फिर आप ही भर के देते हैं। अदालत तो उसको रिकॉर्ड के मुताबिक चेक करती है कि आपने कोई गलत एंट्री तो नहीं कर दी, आपने कोई ऐसी दफात तो नहीं लिख दी तो जमानत की दरखास्त में नहीं थी लेकिन आपने ऐड कर दी। बाज वकला से बन इसमें ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी जराइम जैसे 302 है, 324 और 381 भी लिखा हुआ है, तो उन्होंने 381 बेल एप्लीकेशन में नहीं लिखा, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, वहां लिखना रह गए। लेकिन जब ऑर्डर हो गया, जमानत हो गई, तो जब नीचे मुचलके दिए तो अब हुआ क्या कि जब वहां पर रोककार भरी तो उसमें 381 भी लिख दिया। हालांकि जब मजिस्ट्रेट साहब ने, जब ट्रायल कोर्ट ने चेक किया
تو انہوں نے کہا کہ 302 میں بھی بیل ہو گئی ہے، 324 میں بھی بیل ہو گئی ہے، 34 میں بھی ہو گئی ہے، 148 149 میں بھی بیل ہو گئی ہے، لیکن 381 تو سپریم کورٹ کی بیل پٹیشن میں نہیں تھا، تو اپنے روپکار میں کیسے لکھ دیا، مچلکوں میں کیسے لکھ دیا؟ وہ کہتے ہیں جی کہ جوڈیشل پیپر میں ریکارڈ میں ہے لکھا ہوا. بھئی ریکارڈ میں ضرور ہوگا لکھا ہوا، لیکن جو بیل پٹیشن آپ نے ہائی کورٹ میں دائر کی تھی اس میں یہ دفعہ نہیں لکھی ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ بیل پٹیشن عدالت میں دائر کریں، کسی بھی عدالت میں دائر کریں، وہ مجسٹریٹ کی عدالت ہو، وہ خصوصی عدالت ہو، یا وہ ہائی کورٹ ہو، سیشن کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، تو آپ وہاں پر قوائف کا پورا خیال رکھیں، دھیان سے پڑھیں کہ جرائم ملزم کے قوائف اور مقدمے کے قوائف. مقدمے کے قوائف میں کیا آ جاتا ہے؟ مقدمہ نمبر، سال، تاریخ، تھانہ، ملزم کے نام پتہ وغیرہ، اور دفعات جو ہیں وہ مکمل ہونی چاہیے. تو یہ ہماری وضاحت تھی سابقہ لیکچر کے بارے میں. اگلا ہم لیکچر کریں گے کہ اگر آپ کی عدالت سے بریت ہو جاتی ہے یا آپ سزا پوری کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی رہائی کس طرح ہوگی. تو میں پہلی بات کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اگر آپ یہ قوائف نہیں لکھیں گے تو جیل سے رہائی نہیں ہوگی اعتراض لگا کے واپس. تو آپ کا بندہ جب تک اس کی وضاحت نہیں آئے گی تو اس کو 10 دن 15 دن 20 دن لگیں، تو آپ کے 15-20 دن جو آپ کے بندے کو جیل میں ایکسٹرا گزارنے پڑے وہ وکیل صاحب کی غلطی سے یا ان کے کلرک کی غلطی سے. تو اس بات کا خیال نہ کریں، کلائنٹس پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے، اور وہ بندہ بھی جو جیل کے اندر ہے اس کا ایک ایک منٹ آپ کی وجہ سے وہ اتنے دن یا اتنی دیر جیل میں رہا. آپ کو ہمارا لیکچر کیسا لگا ضرور بتائیے گا. آپ کا بھی کوئی سوال ہو وکالت سے متعلق، عدالت سے متعلق، قانون سے متعلق، کسی قسم کا کوئی قانونی آپ کا سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں لکھیں یا آپ ہمیں میسج کر دیں میرا واٹس ایپ اور میرے ایس ایم ایس پہ. میرا موبائل نمبر ہے 0300635918. آپ کا بہت بہت شکریہ.